जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा जो कि 7 अगस्त से स्टार्ट है, तो उसके लिए साथियों हम लोग लगातार साइंस विज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और साथियों आज आप लोगों के लिए फिर से साइंस विज्ञान का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। और साथियों जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये बिहार पुलिस के लिए ये रेगुलर का क्लास टाइमिंग है, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो आप लोग क्लास कर रहे हैं ये सुबह 10 बजे की क्लास है। इसमें आपको स्पेशल साइंस विज्ञान के प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाता है। तो चलिए साथियों इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों पहला क्वेश्चन देखिए, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा सिद्धांत है? गति का प्रथम नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम या फिर डी ऊर्जा संरक्षण का नियम। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा गति का तीसरा नियम। ठीक है, रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है गति का तीसरा नियम। और एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अगर ऑप्शन में गति का तीसरा नियम ना मिले तो आपको ऑप्शन में मिलेगा रेखीय संवेग। ठीक है, यानी कि रॉकेट जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और साथ में न्यूटन का जो गति का तीसरा नियम है इस पर भी कार्य करता है। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिए जाते हैं, तो 30 दिन के एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट कितनी है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आइए बताते हैं इसको कैसे निकालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, 60 वाट के कितने लैंप हैं? 5 लैंप हैं, तो 60 को 5 से गुना कर दीजिए। ठीक है, और प्लस 75 वाट के 4 पंखे हैं, तो 75 गुना 4 कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी को 6 घंटे के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो यहाँ पर 6 से गुना कर देंगे। और कितने दिन के लिए? 30 दिन के लिए, तो यहाँ पर 30 से गुना कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना है, बट्टे 1000 कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। यानी कि घर में जो भी चीज़ें यूज हो रहा है उसका वाट देखना है और वो वस्तु कितना है उससे गुना कर देना है। जितने भी वस्तु है वाट से गुना करके जोड़ दीजिएगा और जितने घंटे यूज हो रहा है उसको गुना कीजिए और जितने दिन के लिए उसको यहाँ पर लिख के 1000 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 60 गुना 5 करेंगे तो 300 होगा और 75 गुना 4 करेंगे तो 300 होगा, यानी कि 300 प्लस 300 कितना होगा? 600। तो 600 गुना 30 गुना 6 करेंगे तो 180 और बटे में आपका क्या होगा? 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो। अब 18 गुना 6 करेंगे तो 108 आएगा। देख सकते ऑप्शन ए में दिया हुआ है 108 यूनिट। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या है? याद रखिएगा केचुआ। क्या हो जाएगा? केचुआ। इसको सही कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा केचुआ। अच्छा, केचुआ की बात करें तो ये किस संघ के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा ये एनालिडा संघ के अंतर्गत में आता है। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा जीव एनालिडा संघ के अंतर्गत में आता है? तो याद रखिएगा केचुआ। कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग एक भी क्वेश्चन को स्किप ना करें। तो प्यारे साथियों, कॉटन जीन का आविष्कार किया था किसने? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा क्या हो जाएगा? एली हाइटनी ने। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का प्रास कितना होता है? तो मनुष्य जिस ध्वनि को सुन सकता है उसका जो
प्रास होता है यानी कि रेंज होता है ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे होता है तो फिर भी उस ध्वनि को नहीं सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगा तो उस ध्वनि को भी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। हमारे सुनने की जो रेंज है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक है, इसे ध्यान रखिएगा। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं, इसको किसने विकसित किया था? तो प्यारे साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा मूलिस ने विकसित किया था। ठीक है, याद कर लीजिए किसने? मूलिस ने। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको कई बार बताया है। सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ है सिलिकॉन। ठीक है, क्या है? सिलिकॉन। और सिलिकॉन क्या है? एक प्रकार का सेमीकंडक्टर, यानी कि ये अर्धचालक का उदाहरण है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? अगर आप डेली क्लास को अटेंड करते हैं तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हैं। हमने आपको कई बार बताया है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। प्रोटियम, ये है H11, उसके बाद है ड्यूट्रियम H12, और ये है तीसरा समस्थानिक H13, और यही रेडियो सक्रियता को प्रदर्शित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइटियम। अच्छा, हाइड्रोजन की बात करें तो इसको भविष्य का ईंधन माना गया है, और ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो यही हाइड्रोजन है। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा अर्जेंटाइट अयस्क से। ठीक है, किससे? अर्जेंटाइट अयस्क से। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर बताइए। और साथियों इस क्लास के साथ साथ आप लोग दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे की क्लास को जरूर देखिएगा। रात 8 बजे की क्लास आपको लाइव में दिया जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है वो है चांदी, यानी कि सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो इसका आंसर है सोना। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? इसका आंसर है अम्लराज में। किसमें घुल जाता है? अम्लराज में। अम्लराज जो होता है इसमें एक भाग क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल होता है, यानी कि HNO3 एक भाग नाइट्रिक अम्ल होता है और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसी के मिश्रण को अम्लराज कहा जाता है और इसे ही एक्वारिजा भी बोला जाता है। बेवकूफ़ों का सोना किसे बोला जाता है? अटपटा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। आंसर क्या होगा? पायरा। पारा का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो साथियों पारा का निष्कर्षण जो है शनिवार से किया जाता है। किससे? शनिवार से। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन एक द्रव धातु है? चलिए आंसर लगाइए। तो वह धातु बताना है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो ये मरकरी यानी कि पारा है। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए साथियों, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है किसे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 के लिए? बी ऑप्शन मरकरी को। पारा तथा किसी अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर बताइए। पारे में अगर किसी अन्य धातु को मिलाया जाता है तो इसका जो मिश्रण है ये अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अमलगम। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। संचायक वीडियो में यहाँ वीडियो नहीं होगा, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग होता है? यहाँ पर बैटरी है।
आंसर हो जाएगा सीसा का इस्तेमाल होता है संचायक बैटरियों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य का धातु बोला जाता है और भविष्य का ईंधन पूछे तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। और देखिए कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोगों ने आंसर किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। और डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल ने। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था? तो साथियों सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने किया था, तो इवानोवास्की ने। किसने किया था? इवानोवास्की ने। और विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी, ठीक है, विषाणु यानी कि वायरस, तो वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है? तो कुत्ते के काटने से क्या होता है? हाइड्रोफोबिया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? चलिए आंसर लगाइए। अच्छा, शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन पूछे तो माइकोलॉजी। तो शैवालों की जो कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज की बनी होती है और कवक की कोशिका भित्ति पूछे तो काइटिन की बनी होती है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। तो 23 के लिए अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन बी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है लेमिनेरिया शैवाल से, ठीक है, लेमिनेरिया शैवाल से ही आयोडीन प्राप्त होता है। निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? यानी कि जो अपना भोजन खुद तैयार कर सकता है स्वपोषी कहलाता है। मनुष्य स्वपोषी नहीं है क्योंकि ये पेड़ पौधे पर हम लोग जो है पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, तो हम लोग स्वपोषी नहीं है। जो खुद अपना खाना बना सकता है सूर्य के प्रकाश से प्रकाश लेकर, जैसे कि पेड़ पौधा क्या है? स्वपोषी है। तो स्वपोषी कौन होता है इसमें? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा शैवाल, ठीक है। इसमें भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए ये क्या है? स्वपोषी है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। तो साथियों कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। कवक की बात करें तो इसी को बोला जाता है फंगस। क्या बोला जाता है? फंगस। अच्छा, प्रोटीन की बात करें, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें मिलता है? सोयाबीन में, ठीक है। और प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मरासमस। इसे याद रखिएगा, मरासमस नाम की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। और एक बीमारी है क्वाशियोरकर, ठीक है। तो दोनों ही प्रोटीन की कमी से होता है। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं? तो भोज्य पदार्थ जो स्टोर होता है कवकों में, इसका आंसर क्या होगा? किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक कौन सा है? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। ये डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वह क्या है? आंसर हो जाएगा कवक प्लस शैवाल, ठीक है। कवक और शैवाल के मिश्रण से बनता है लाइकेन। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आंसर है डी ऑप्शन, परमेलिया लाइकेन से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति
ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? राइट आंसर है जर्मेनियम। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? मंदक के रूप में भारी जल का इस्तेमाल होता है यानी कि D2O और इसका अनुभार होता है 20। ठीक है। जबकि साधारण जल का अनुभार 18 होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया नियंत्रक के रूप में, तो कैडमियम या फिर बोरॉन के छड़ का इस्तेमाल होता है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? हरा और लाल दोनों आपको ध्यान रखना है। तो साथियों आतिशबाजी में जो हरा रंग होता है ये किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो बेरियम की उपस्थिति के कारण। अब 34 में देखिए, आतिशबाजी में चटक लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल चटक रंग पूछे तो ये स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण, और हरा पूछे तो बेरियम। ठीक है, दोनों को ध्यान रखिएगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हीमोग्लोबिन या फिर मायोग्लोबिन, दोनों में एक ही धातु होती है और वो है लोहा। अच्छा, लोहा की यानी कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा एनीमिया। और आयरन का सबसे अच्छा स्रोत है पालक। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर होगा टीन तथा शीशे का मिश्र धातु होता है। विद्युत इस्त्री, हीटर, विद्युत केतली इत्यादि के तत्व किसके बने होते हैं? तो साथियों ये सभी के जो तत्व होते हैं नाइक्रोम के बने होते हैं। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हेनरी कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? आंसर है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में है? आंसर है हाइड्रोजन। और वायुमंडल में सबसे अधिक पूछे तो ये नाइट्रोजन है, लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। और देखिए अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए और इस सेशन को कम से कम 5 अभ्यर्थियों के साथ यानी 5 दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए।